अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तुलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे थे हमारे 9वीं जमात का साइंस का चैप्टर 14 और उसका पार्ट 6। अब हमने काफ़ी दिनों की छुट्टियाँ आ गई, बीच में आपके इम्तिहान आ गए, इस वजह से काफ़ी दिनों के बाद साइंस का लेक्चर अपलोड हो रहा है। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा रिवीज़न कर ले पहले से, ताकि आपके समझ में पुरानी बातें आ जाए। इससे पहले हमने पढ़े थे कुदरती वसाइल में बेशुमार चीज़ें हमें दस्तयाब है कुदरत से, जैसे कि हवा, पानी, मादनियात, पेड़ पौधे, कोयला, जानवर, ये सब चीज़ें, इनका शुमार कुदरती वसाइल में होता है और इनका जो इस्तेमाल है हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। और उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आज इंसान ही कर रहा है, इंसान के ज़रिए ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल इसका हो रहा है। अब बात आती है कि ज़मीन पर कौन कौन से वसाइल है। तो ज़मीन के ऊपर कुर्रे आब यानी पानी, कुर्रे हिज्र यानी हमारी ज़मीन और कुर्रे बाद यानी हवा, ये 3 अहम हिस्से हैं, जिसमें ज़मीन का जो सबसे निचली तह बैरूनी हिस्सा है, जो एकदम निचली तह का हिस्सा है, वो कुर्रे हिज्र कहलाता है। अब हवा मुकम्मल तौर पर ज़मीन को एक कंबल की मानिंद ढकी हुई है। जैसे मैंने इससे पहले की वीडियोज़ में भी बताया था कि हवा ने जो है मुकम्मल तौर पर ज़मीन को ढका हुआ है, यानी ऐसा लगता है कि किसी ने जो ज़मीन को चादर उड़ा दी है, तो वो चादर जैसे उड़ी हुई है वो हवा की है। और ज़मीन के अंदर ज़मीन के ऊपर जो है 75% हिस्सा जो है वो हमारे पानी का है, यानी पानी भी हमारे लिए बहुत अहम तरीन जुज़्व है। तो इसी तरीके से हवा, पानी और मिट्टी जो है कुर्रे हयात के गैर हयातियाती अवामिल है। अब देखो बात समझेंगे, मैं बोल रही हूँ कि हवा, पानी और मिट्टी कुर्रे हयात के गैर हयातियाती अवामिल है। तो गैर हयातियाती अवामिल यानी अब गैर का लफ्ज़ आ गया तो आप लोग समझेंगे कि यानी कोई इस्तेमाल में नहीं, ये ऐसा नहीं। गैर हयातियाती यानी ये ज़िंदा तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल इंसान जो है अपनी तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए करता है, इसलिए इसको गैर हयातियाती अवामिल कहा गया है। अब हयातियाती अवामिल जैसे कि जानवर, पेड़ पौधे, वो हयातियाती अवामिल है जो ज़िंदगी बख्शने वाला, जो एक दूसरे की ज़िंदगी को पैदा करते हैं, यानी एक से दूसरी नस्ल बढ़ते जाती है। जैसे जानवर अपनी नस्लों को आगे बढ़ाता है, चरिंद परिंद बढ़ाते हैं, इंसान बढ़ाते हैं, तो ये हयातियाती अवामिल में है। लेकिन गैर हयातियाती अवामिल यानी जो है वो वैसे ही है, जैसे हवा है तो हवा का कोई ऐसा नहीं है कि हवा एक से दूसरे इसमें तब्दील होंगी। हवा का गिलाफ हमारी ज़मीन को मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ है, वो उतना ही रहने वाला है। ऐसे ही मिट्टी है और ऐसे ही पानी है, इसमें कोई कमी और बेइज्जती नहीं आएंगी, वो जैसे पहले से थे वैसे रहेंगे, तो इसलिए उसे गैर हयातियाती अवामिल कहा गया है। अब उसके बाद आता है कुर्रे हिज्र यानी ज़मीन, और कुर्रे आब और कुर्रे बाद यानी पानी, हवा, ये एक दूसरे से मिलकर ज़िंदगी को मुमकिन बनाते। देखो ज़मीन नहीं रहेंगी तो हवा और पानी का वजूद कोई काम का नहीं, और अगर पानी नहीं रहेगा तो ज़मीन और हवा का वजूद कोई काम का नहीं। यानी कहने की बात यह है कि ये तीनों अवामिल अगर मिलते हैं तो ही ज़िंदगी मुमकिन बनती है। इनमें से किसी एक अवामिल की कमी हो गई तो हमारी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये तीनों अवामिल से ज़िंदगी मुमकिन बनती है, जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है। अब कुर्रे बाद के अंदर, कुर्रे बाद यानी एटमॉस्फेयर, हवा, तो ये मुख्तलिफ़ गैसों का एक आमेज़ा है हवा, और उसके अंदर कई किस्म की गैसें मिली हुई है। जैसे इसके अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड और 7% दीगर गैसें शामिल हैं। और इसके अंदर पानी के बुखारात यानी छोटे छोटे जो आबी बुखारात है, जो हवा की नमी हमें महसूस होती है, गर्मी हमें महसूस होती है, तो वो जो है आबी बुखारात की वजह से महसूस होती है, और इसके अंदर पानी के बुखारात पाए जाते हैं। इसी तरीके से कई तरीके से ज़मीन भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे हवा की आलूदगी होती है, बारिश होती है, तो तमाम चीज़ें क्या हैं, आबी बुखारात से मिलकर गर्म हवा में तब्दील होकर एक हवा का माहौल बनाते हैं, फैलते हैं, और फिर जैसे ही ठंडी हवा होती है तो उसमें एक तकसीफ़ का अमल होता है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी बूंदों की शक्ल में बरस उठती है। तो ये जो भाप बनकर हवा बनने का अमल है वो, और फिर बारिश बनने का जो अमल है वो अमल तकसीफ़ में आता है। अब हवा की आलूदगी का तो आपको सबको पता ही था कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है,
कोयला पेट्रोलियम को जलाया जाता है, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ऐसी मुख्तलिफ़ गैसेस जो हमारी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाती है तो वो तेज़ाबी बारिश का सबब बनती है। तो इस तरीके से हवा की आलूदगी जो है इंसान ख़ुद फैला रहा है, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी, दिल की बीमारी, एलर्जी ज़्यादा हो गई है आजकल, और हवा में नुकसानदा अशिया मौजूद हो चुकी है, जिसकी वजह से हवा की आलूदगी फैली हुई है। और इसकी सबसे अहम तरीन जड़ जो है वो सनतकारी है, जिसकी वजह से हवा की आलूदगी में इजाफ़ा हुआ है। अब उसके बाद पानी की आलूदगी का भी आपको पता है कि ज़राती शोबों में कीड़े मार दवाओं, फर्टिलाइज़ को उसमें घोल दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी की आलूदगी पैदा होती है, पानी गंदा पानी रहता है। तो उस तरीके से दुकानदार, कारखाने, वो जो निकला गंदा पानी है उनसे निकलता हुआ वो तालाब, झीलों, समंदरों में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी का हम देखते हैं कि हम ज़रा कोई ब्रिज वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पानी नहीं रहेगा तो हमें पानी से ज़्यादा वहाँ कचरा दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कीड़े मार दवाई और फर्टिलाइज़ तालाबों में और नदियों में पाए जाने वाले आबी जानवरों को मुतासिर करती है, और जिसकी वजह से उनका खात्मा हो जाता है, और ख़ात्मा होने की वजह से फिर पानी जो है मुकम्मल तौर पर नुकसान करता है। अब मिट्टी में मादनियात की मिकदार, अब हम ये देखेंगे। देखो, मिट्टी में मादनियात की मिकदार में क्या है कि अगर हम ज़िंदगी जीने के लिए किसी भी इलाके का तयन करते हैं तो वो मिट्टी के ज़रिए भी होता है। अब ज़मीन की सबसे ऊपर की परत, अब जैसे घर बनाने जा रहे हैं तो कुछ घर खड़ा हुआ नहीं है, हमें सिर्फ ज़मीन दिखाई दे रही है, तो ज़मीन में ईंट पत्थर तो हमें दिखने वाले नहीं, वो तो इंसान का बनाया हुआ है, हमें सिर्फ वहाँ मिट्टी दिखाई देती है। तो वो मिट्टी जो है वो मादनियात है, जो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, हम वहीं से बुनियाद रख कर हमारे घर की तश्कील करते हैं, बनाते हैं। अब मिट्टी जो है सूरज की गर्म और पानी से बनती है, सूरज की गर्मी और पानी के नतीजे में बनती है। ये तीनों का आमेज़ा जो है बड़ी बड़ी चट्टानों में दरार पड़ता है, जैसे पहाड़ वगैरह है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से चट्टानों में दरार पड़ जाती है, और आखिर में क्या होता है, चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, ज़र्रात में तब्दील हो जाती है। और बड़ी चट्टानों में पानी भर जाता है तो चट्टानें फिर भी टूट जाती है, और टूटकर फिर क्या होता है, वो मिट्टी में तब्दील हो जाती है। तेज़ हवाएं भी चट्टानों को तोड़कर मिट्टी में तब्दील करती है। यानी पानी, हवा और ये जो तीसरा हमारा अवामिल था, कुर्रे बाद, कुर्रे हिज्र और पानी वाला जो अवामिल है, इसकी वजह से ही मिट्टी की तश्कील होती है। टूट कर वो मिट्टी में तब्दील हो जाती है बड़ी बड़ी चट्टानें। तेज़ हवाओं से भी चट्टानें टूट जाती है, ज़्यादा बारिश से चट्टानें टूटती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से चट्टानों में दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाती है। और कुछ जानदार जैसे लाइकिन चट्टानों की सतह पर उगते हैं। ये पौधे नुमा साख्त चट्टानों पर छोटी छोटी जो उसकी सतह है वो पाउडर बना देती हैं। लाइकिन नामी जो चट्टानें हैं उस पर उगने वाली जो नबातात है उसकी वजह से भी मिट्टी बनती है। एक पतली परत बनती है और फिर वो दूसरे छोटे छोटे पौधों को उगाने लगती है। अब क्या होता है, चट्टानें टूट कर नीचे तकसीम होती है छोटे छोटे ज़र्रात में। अब जब छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम होती है तो वो और छोटे ज़र्रातों में तकसीम हो जाती है। बड़े बड़े जो है वो पत्थर नहीं रहेंगे, वो बल्कि बहुत छोटे छोटे ज़र्रात हो जाएंगे। और जब छोटे छोटे ज़र्रात होंगे तो उसके ऊपर पानी, हवा, गर्मी, ये तीनों चीज़ें जब असर करेंगी तो असर करने से क्या होता है कि वो पूरी चट्टानें जो है उसके अंदर एक लाइकिन नामी मादा मौजूद होता है पहले से, तो क्या करता है, छोटी छोटी नबातात को वजूद में लाता है। यानी वहाँ कुछ नहीं भी बोएंगे, हम देखते हैं हमारे घर में टेरेस वगैरह पर या फिर दीवारों पर बारिश के मौसम में अजीब सी झाड़ियाँ उग जाती है, पौधे उग जाते हैं। अब हमने तो उसे नहीं लगाया, वो तो खुद ब खुद लग गए हैं। तो ये लगे क्योंकि वहाँ पर उस ज़मीन पर या दीवार पर वहाँ लाइकिन नामी जो चट्टान थी, पत्थर था, वो बन गया और जिसकी वजह से पौधे का वजूद हो गया। तो इसके लिए हमें कहीं भी ऐसी नबातात उगती हुई दिखाई देती है, लाइकिन नामी चट्टान की वजह से उस पर उगती है। जहाँ पर लाइकिन जैसी चट्टान बन जाएंगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली पौधे उगने लगते हैं। उसके बाद गले सड़े जानवरों की बाकियात जब मिट्टी में मिलते हैं तो उसको उस एक अमल को, यानी जो जैसे कि ज़लज़ला आ गया, पानी की बाढ़ आ गई, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे घरों के सामान तबाह हो जाते, लोग मर जाते। तो इससे क्या हो रहा है, ज़मीन में लोग दब गए। अब वो लोग जो उसमें दब गए मिट्टी के अंदर, तो वो क्या होता है, वो बाकियात हुआ। और वो जब वो बाकियात दब जाएगा तो कई सालों के बाद उनके अंदर जो एक अमल चलते रहता है वो अमल ह्यूमस का अमल कहलाता है। और फिर वो मुख्तलिफ़ मिट्टी के जिस्म जरासीम पाए जाते हैं और जिसकी वजह से मिट्टी खोखली हो जाती है और उसके अंदर पहुँचती रहती है। और उसके बाद ज़रात होने वाली कीड़े मार दवाई और फर्टिलाइज़ मिट्टी की साख्त को तबाह कर देते। अब मिट्टी है, बन गई मिट्टी, अब इंसान अपनी
खुद की ज़रूरतों के लिए जो काम करता है तो वो क्या करता है, माहौल को नुकसान करने के काम ही करता है। आज हम खेतीबाड़ी का भी देखेंगे तो क्या होता है, ज़राअत के शोबे में भी सबसे ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल होने लगा है, जिसकी वजह से नबातात तो बहुत जल्दी उग जाती है, लेकिन उसकी वजह से इंसान को भी नुकसान है। और सबसे बड़ी बात कि ये मिट्टी को तबाह करती है। इसके अंदर जो दवाइयाँ छिड़की जाती है कीड़ों को मारने वाली, वो सिर्फ कीड़ों को नहीं मारती बल्कि मिट्टी को भी खोखली कर देती है। तो इस तरीके से 3 चीज़ों से 4 चीज़ों से मिलकर मिट्टी का वजूद होता है। अब उसके बाद ये मिट्टी का कटाव, तो मिट्टी के कटाव को क्या कहेंगे, सबसे अहम वजह मिट्टी के कटाव की हवा और पानी है। जब मिट्टी बंजर ज़मीन में तब्दील हो सकती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसा इलाका है जहाँ नबातात उगती ही नहीं है, तो वो इलाका बंजर ज़मीन का इलाका कहलाता है। तो फ़ायदेमंद अनासिर को मिट्टी से हटाने पर और नुकसानदा अशिया जैसे कचरा वगैरह को मिट्टी में मिलाने से उसकी ज़रखेज़ी मुतासिर होती है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सुनेंगे। फ़ायदेमंद अनासिर यानी जो मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद अनासिर है उससे मिट्टी को हटा देते हैं, और नुकसानदा अशिया जैसे मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें कचरा दफनाया जाता है, या कुछ भी ऐसी नुकसानदा कचरे को मिलाने से उसकी ज़रखेज़ी मुतासिर, यानी जो ज़मीन नबातात को बहुत अच्छे तरीके से फ़रोग़ दे सकती है, उगा सकती है, उस ज़मीन की ज़रखेज़ी को हम कब ख़त्म करते हैं, जब हम उसमें नुकसानदा अशिया यानी कचरा वगैरह को मिट्टी में मिलाते हैं। उस मिट्टी में मौजूद हयातियाती तनु तबाह हो जाता है, यानी उसके अंदर जो फ़ायदेमंद अनासिर है जो मिट्टी की ज़रखेज़ी को बरकरार रखते हैं वो ख़त्म हो जाता है, उसे हयातियाती तनु कहते हैं और उसे मिट्टी का कटाव कहते हैं। अब मिट्टी के कटाव की बात इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी। पानी, हवा मिट्टी के मुहिम ज़र्रात को अपने साथ ले जाते हैं। अब बारिश हो रही है तो ऐसी बात है, मिट्टी बहती है, हम देखते हैं ना, तो ये बारिश भी कभी कभी बहुत तेज़ बारिश भी मिट्टी के कटाव का ज़रिया बनती है। इसीलिए पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोक लगाती, इसीलिए कहते हैं कि ना जो है पेड़ पौधे लगाओ, जहाँ पर बहुत खुला जैसा मैदान है तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाओ। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तो तेज़ बारिश का असर मिट्टी के ऊपर कम पड़ेगा, और कम पड़ने की वजह से मिट्टी का बहना कम होगा, यानी पानी के साथ वो दरख्त की जड़ें, पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखेंगी। लेकिन कभी कभी खुला मैदान रहता है, बंजर ज़मीन रहता है, तो वहाँ से मिट्टी बहना शुरू होती है, देखा हो ना, बहुत सारी मिट्टी निकल कर आती है। तो ये मिट्टी के कटाव का ज़रिया कभी कभी बारिश बनती है, अक्सर और बेशतर बारिश ही बनती है। इसीलिए हमें वहाँ पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए जंगलात उगाने चाहिए, खेती करनी चाहिए, फसलें उगानी चाहिए, और साहिल समंदर पर पक्की दीवारों का तामीर कराना चाहिए। जो समंदर वगैरह की भी मिट्टी बहती है वहाँ पर भी उसके आसपास में हमें दीवारें खड़ी कर देनी चाहिए। तो ये मिट्टी का कटाव था। अब सवाल ऐसा हो सकता है कि मिट्टी कैसे बनती है, तो मिट्टी कैसे बनती है इसका जवाब आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो इसका गुजराती सवाल भी ऐसे हो सकता है कि भूमि के माटेનું निर्माण કેવી રીતે થાય છે, तो यानी भूमि के माटीનું निर्माण केवी रीते थाय छे, मिट्टी कैसे बनती है, तो या फिर मिट्टी के किन तरीक़ों से बनाई जा सकती है। तो इसका जवाब आप ऐसे लिख सकते हो, सूरज और चट्टानों को दिन में गर्म कर, जैसे सूरज की रोशनी बहुत तेज़ ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन क्या होती है, बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो गर्म होने की वजह से, जिसकी वजह से वो गर्मी फैलती रहती है, और जब वो ज़मीन पूरी गर्म हो जाती है शिद्दत के साथ, तो फिर शाम होती है, रात होती है, तो रात को क्या होती है, वो ठंडी होती है, यानी धीरे धीरे जो है सूरज की गर्मी कम होने लगती है और वो ठंडक फैलने लगती है। तो ठंडक की वजह से जो ज़मीन सूरज की गर्मी से फैल जाती है वो रात की ठंडक से सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने और फैलने के नतीजे में क्या होता है, चट्टानों में दरार पड़ जाती है, और दरारें पड़ने की वजह से चट्टानें टूटकर मिट्टी में तकसीम हो जाती है या मिट्टी बन जाती है। अब चट्टानों की दरारों में पानी भरने पर वो चौड़ी हो जाती है, बारिश हुई तो वो जो दरारें पड़ चुकी है वो दरारें पड़ने पर उसमें पानी भर जाएगा, और पानी भरने की वजह से क्या हुआ, बहता हुआ पानी भी चट्टानों को तोड़ देता है और अपने साथ बहा के ले जाता है, जिसके नतीजे में चट्टानें छोटे ज़र्रातों में तब्दील हो जाती है और फिर मिट्टी बन जाती है। अब इसका तीसरा पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, तेज़ हवाएं भी चट्टानों को तोड़ देती है और तेज़ हवाएं रेत को भी उड़ाकर ले जाती है। चौथा पॉइंट कि चट्टानों पर लाइकिन नामी एक मादा आता है, वो उन चट्टानों को मिट्टी में तब्दील कर देता है। तो बेटा ये ऐसा सवाल आता है तो आप लिख सकते हो। उसका दूसरा सवाल हो सकता है, मिट्टी का कटाव क्या है, भूमिનું ક્ષારણ એટલે શું। इसका गुजराती सवाल ऐसे आएगा, देखो मिट्टी का कटाव क्या है, भूमिનું ક્ષારણ એટલે શું। तो मिट्टी की, इसका जवाब इस तरीके से होगा कि मिट्टी की ऊपरी सतह यानी जो ऊपर की तह है वो हवा पानी दूसरी वजूहात से एक से दूसरी जगह
पहुँचाती है यानी पहुँचती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसे मिट्टी का कटाव हम कह सकते हैं। और मिट्टी के बहुत बारीक मुहिम ज़र्रात बहते हुए पानी के साथ चले जाते हैं, तेज़ हवाओं में उड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से भी मिट्टी का कटाव होते रहता है। अब उसके बाद तीसरा सवाल ऐसे हो सकता है कि मिट्टी के कटाव को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। देखो, तो सवाल हो सकता है कि मिट्टी के कटाव को रोकने के और कम करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो हमें इसका गुजराती सवाल ऐसे आएगा, ક્ષારણ રોકવા અને ઓછું કરવા માટે કઈ કઈ રીતે છે। मैं रिपीट करती हूँ, ક્ષારણ रोकवा અને ઓછું કરવા માટે कई कई रीते छे। तो इसका जवाब यूँ लिखेंगे हम कि पौधे की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है। मैंने बताया ना कि अगर जो बंजर ज़मीन है या बहुत ज़्यादा खुला मैदान है तो वहाँ मिट्टी का कटाव ना हो, उस वजह से हम वहाँ पेड़ पौधों को उगा देंगे ताकि उसकी जड़ों की वजह से मिट्टी की जो जड़ है वो मजबूत हो जाए। तो पौधे की जड़ें जो है वो मिट्टी के कटाव को रोकती है और ये जड़ें मिट्टी की ज़र्रात को अपने साथ जकड़े रखती है, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटा जा रहा है और इसकी वजह से मिट्टी का कटाव आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गए। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर मिट्टी के कटाव को रोकना चाहिए। ये 3 सवाल थे तुम्हारे जो पूछे जा सकते थे मिट्टी से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखो, सब्ज़ घर का तो आपने सुन चुके हैं पहले से ही कि सब्ज़ घर किसे कहते हैं, सब्ज़ घर में क्या होता है। तो सब्ज़ घर के बारे में थोड़ा सा आज देख लेंगे। सब्ज़ घर जो है जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। तब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यानी सब्ज़ घर क्या है, तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की परत के ज़रिए हरारती असर वाली ज़ेरे सुर्ख अशा रेज़ी के जज्ब होने की वजह से फ़िज़ा का जो गर्म होने का अमल है वो सब्ज़ घर कहलाता है। अब इस बात को समझेंगे कि हवा में जो मौजूद, अब आपको पता है हवा में ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि हवा के अंदर दोनों गैसेस जो है वो मुकम्मल तौर पर आई हुई है। तो हवा के अंदर जो है 21% ऑक्सीजन है तो उसके ही मुकाबले में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है और सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस आई हुई। तो 21% ऑक्सीजन पर पूरी जो इंसान की दुनिया बसी हुई है, हैवानात की दुनिया बसी हुई, वो पूरी सांस ले रही है सिर्फ 21% ऑक्सीजन पर, और 3% कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वजह से हमारा दम घुटने लगता है आज भी। तो इस तरीके से वो जो सब्ज़ घर का एक अहम उसूल है वो यही है कि जो वो कार्बन डाइऑक्साइड की परत के ज़रिए जो गर्म होती है हवा से सुर्ख रेज़ी की जज्ब होने का जो अमल है, जो फ़िज़ा को गर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड का अमल, तो उसको रोकने का जो अमल होता है वो सब्ज़ घर का अमल कहलाता है। इसके ज़्यादा होने से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है जिसकी वजह से कुतबों जहाँ पे बर्फ़ानी इलाके आए हुए हैं उनकी बर्फ़ पिघलने लगती है और जान माल का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए ये सब्ज़ घर का, अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे वाइट कलर के टेंट लगते हैं, ऐसे घर बनाते हैं जिसकी वजह से ये इसमें पौधे लगाते हैं। तो ये क्यों ऐसे लगाते, कभी कभी हम घर में से वाइट कलर की पीओपी करवाते, क्यों? क्योंकि घर ठंडा रहे। अभी आप हमने अक्सर देखा होगा कि घर में वाइट कलर का पूरा प्लास्टर कर देते, नया घर बनता है। तो क्यों करते हैं ऐसा? कि जो सूरज की रोशनी से गरम गरम सुर्ख जो रेज़ी बोल रहे हैं वो शुआएं जो पड़ती है घर पे तो पूरे घर का तापमान बढ़ा देती है, पूरा घर का जो है दर्जे हरारत बढ़ जाता है। तो उसकी वो दर्जे हरारत को रोकने के लिए जो अंदर का जो माहौल है उसको वाइट कलर दिया जाता है कि वाइट कलर के ऊपर सूरज की रोशनी का इफ़ेक्ट कम पड़ता है, तो इसकी वजह से वो घर को ठंडा रखता है। तो इसीलिए ऐसे इलाकों में इस तरीके का काम किया जाता है। तो ये सब्ज़ घर इसको कहेंगे हम कि सूरज की रोशनी जो कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए गर्म होकर उसकी अशाए ज़मीन पर पहुंचती है तो उसको जज्ब करने वाला जो फ़िज़ा को गर्म करने से जज्ब करता है वो सब्ज़ घर कहलाता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको समझ में आया होगा जो कुछ मैंने समझाया। अब इसके आगे की वीडियो में हम ऑक्सीजन का दौर और ओज़ोन की परत देखेंगे इंशाअल्लाह।